याद रख सकते हो, याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड इनके फॉर्मूले थोड़े हो सकते हैं आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे या बहुत सारे लगे, लेकिन उनको एक पेपर पे लिख लो। कल भी बोला था मैंने, फॉर्मूले लिख लो सारे एक पेपर पे, उनको पेपर से पहले 4-5 बार रिवाइज कर जाना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम क्या हुआ है? 43। हाँ जी, आज कहानी हम कौन सी डिस्कस करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स की। तो देखिए इसमें 3 आपके पार्ट हैं। आज के जो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यहीं पर बता देती हूँ। एक आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, सारा जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है वो तो डिस्कस होगा ही होगा। हाँ जी, तो आज का जो हमारा एम है, सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लेंगे? एक तो आप फोटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और थर्ड आप करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। इससे क्वेश्चन है आपके पेपर में, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो स्कोरिंग बहुत है, ठीक है। फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ और एटम भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें हम बोहर्स मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोटोन से स्टार्ट करते हैं। फोटोन क्या होता है आपको पता है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। अगर लाइट है, लाइट किस चीज से बनी हुई है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? एच बाय में लैम्डा। एच क्या होता है? एच क्या होता है? 6.62 into 10 to the power minus 34 किलोग्राम पर सेकेंड। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0। इसी वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारे पास यहाँ लगती ही नहीं है, और हम प्लैंक्स हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है? एच म्यू। आपको पता है ना, कुछ बच्चे एच न्यू बोलते हैं, मुझे म्यू बोलने की आदत है। एच न्यू, न्यू क्या है बेटा? ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, राइट। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। तो आपके पास एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाएगा? एच सी बाय में लैम्डा। तो उसका मोमेंटम एच बाय लैम्डा, और एनर्जी की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एच सी बाय लैम्डा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। और अगर आपको मैं बोलूं कि एनर्जी को आप मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करें, तो अगर आपको क्वेश्चंस में वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे निकला है? एच का वैल्यू रख के, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और एक जूल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सारा कन्वर्जन करके एक फॉर्मूला निकाला गया है। अगर आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है, आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये आपको याद होना चाहिए, लर्न इट, ठीक है। और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो आप डायरेक्ट 12400 बाय में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम पुट करेंगे, आपके पास एनर्जी किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने ब्रैकेट में दिखाई, ये आपको याद होनी चाहिए। और एक ये वाली, ठीक है। ये चीज, ये जो लास्ट के दोनों फॉर्मूले, ये आपके कैलकुलेशंस को बहुत 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 इजी कर देगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, उसमें दोनों मेथड से हम देखेंगे। तो आप सीधा उसमें वैल्यू पुट कीजिए। नहीं, अगर आप सीधा नहीं करेंगे तो फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको एच का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नैनोमीटर में मैंने वेवलेंथ दे दिया, नैनोमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा, फिर आप उस एनर्जी को निकालेंगे। तो कोशिश करें, अगर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में कहीं आपको दिखाई देती है कहानी, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में निकालना आसान है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल से। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए एक सरफेस है जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ रेडिएशंस जो है फॉल कराई, या लाइट जो फॉल कराई। तो लाइट में क्या है? इंटेंसिटी है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो यहाँ रीच कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड बढ़ जाते हैं। एन, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड।
तो आपके पास इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। समझ में आई? मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में जो उस सरफेस पे फोटोन्स पहुंच रहे हैं वो n बढ़ जाएंगे। समझ में आया? अब हम एक रिलेशनशिप इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ कि टोटल अगर पावर की फॉर्म में मैं लिखूं, इंटेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज इंटेंसिटी पावर की फॉर्म? Number of photons. पावर पर यूनिट एरिया। Yes, ma'am. ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? इंटेंसिटी इंटू में एरिया। पावर है क्या? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर सेकेंड यहाँ पर कितना आ रहा है, ये टोटल पावर होगी जो आपके पास यहाँ पहुंच रही है। लाइट की अगर हम बात करें, जो 1 सेकेंड में कितना पावर आ रहा है वहां पर। एक बात बताओ, ये जो आ रहे हैं, लाइट आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं एक्चुअली में, तो एक फोटोन का एनर्जी बता सकते हो? एनर्जी ऑफ वन फोटोन Hc by lambda. अभी बताया आपको, एच न्यू या एच सी वाई में लैम्डा, ये एक फोटोन का एनर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एन से, मैं कह रही हूँ कि एन आपके पास नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं पर सेकेंड, तो एन इंटू ई अगर मैं कर दूं, एन इंटू में ई, तो ये क्या आपके पास पावर ही नहीं हो गया क्या? पावर Yes, हुआ या ma'am. नहीं? राइट, दिस इज पावर। यानी ये जो इक्वेशन 1 है ये थी एनर्जी पर सेकेंड, यहां भी आपने निकाल लिया क्या? एनर्जी पर सेकेंड। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, एक फोटोन का एनर्जी मुझे पता है, 1 सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं मुझे पता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पावर जो पहुंच रहा है वो मिल गया पर सेकेंड। और पावर जो हमने ऊपर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखा वो भी एनर्जी पर सेकेंड था। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एन ई आपके पास क्या हो जाएगा? आई ए के इक्वल, तो ई को आप ओपन कर लीजिए, एच सी बाय में लैम्डा इंटू एन इक्वल्स टू आई ए। एन क्या आ जाएगा बेटा? आई ए लैम्डा बाय में एच सी। यही है ना? अब बता दो, इस फॉर्मूले के ऊपर काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है या नहीं? Yes, ma'am. है. ठीक है, तो आपके पास अगर इंटेंसिटी बढ़ता है, इसका मतलब पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ये चीज सबको? चलिए क्वेश्चन करो इससे रिलेटेड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 into 10 to the power minus 3 watt will be। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालना है आपको, एन। वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में गिवन है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर एनर्जी और पावर की फॉर्म में लिखें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर बाय में, सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर बाय में एनर्जी ऑफ अ फोटोन। लिख सकते हैं ना ऐसे? ये क्या है आपके पास? पावर। ये लैम्डा को मैं नीचे लेके चली जाऊं तो एच सी बाय में लैम्डा क्या है आपके पास? एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो आप ये कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते? तो एक तो तरीका यही हो गया आपके पास, पी इंटू में पी डिवाइडेड बाय में ई। तो पावर आपको दे रखा है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और एनर्जी आप निकाल सकते हो किससे? एच सी बाय में लैम्डा। अब आपको एच भी याद है, आपको सी भी पता है, आपको लैम्डा भी दे रखा है, पर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा, तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको नैनोमीटर में गिवन, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1240 upon 600. यस, 1240 अपॉन में 600, लगभग 2 आ रहा ना ये, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए, एन क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप उसमें जूल में भी कर सकते हो, 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय में पावर, या सॉरी ऊपर आपके पास पावर आएगा ना, पावर कितना है ऊपर लिख दीजिए, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैम आप 0.16 आ रहा है इंटू 10 की पावर -2। 0.16, मैम यस। तो लगभग आपका 10 टू द पावर माइनस 6 ही बोल सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 16 बोल सकते हो ना। आपका आंसर जो आएगा, अच्छा मैं चेक कर देती हूँ, एक सेकंड रुको।
3 10 raised to the power minus 17. So लगभग plus 10 to the power minus 16, sorry 60, 10 to the power 16 photons per second, 10 to the power 16 photon per second. क्या आपका आंसर आ रहा है? एग्जैक्ट नहीं, हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं आंसर, फिर हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो ये आप देखो, ये तो कर ही सकते हो, वो कैलकुलेशन वाला अगर आप फास्ट हैं वो कर सकते हैं, और अगर आप अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट आसपास आंसर्स निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको एनर्जी निकालना था, ठीक है, उस एनर्जी को आपने जूल में कन्वर्ट कर लिया और एन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है नहीं? देखो 10 की पावर 19 ऊपर चला गया, ये -3 है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 16 ही हो गया, 10 टू द पावर 16 हो गया, और 3.3/2 इंटू में 1.6, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 ही बन रहा है। 16 दूनी 32 और ऊपर 33 है, 1 हो गया ना, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे पावर्स की फॉर्म में पूछा हुआ, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 10 टू द पावर 15, 14, 13 ऐसे दे रखा था, ठीक है। तो ये तरीका है कैसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कैलकुलेशंस को फास्ट करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद हुआ करता था। मैम बहुत सही है ये। When electromagnetic radiations of suitable wavelength incident on a metallic surface, then electrons are emitted. This phenomenon is called photoelectric effect. क्या होता है? आपके पास एक कैथोड होता है, सेटअप क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। यहां से आप इसके ऊपर कुछ लाइट फॉल कराते हैं, एक सूटेबल वेवलेंथ होना चाहिए, यानी कि एक पिक्चर में आपके पास क्या है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरत है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सरफेस से। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, यस ठीक है। मैम। अब फोटोन का एनर्जी कुछ है, अगर उस फोटोन का एनर्जी इतना है कि इसको ओवरकम कर जाए, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जो यहां से आपने एनर्जी दिया एक फोटोन की फॉर्म में, माइनस में वर्क फंक्शन, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? और ये एनर्जी फोटोन की जो आपने दी है और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या हमेशा आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी हर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है? इसी को क्या बोलते हैं, बताओ, सवाल क्या है मेरा, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है? इसी को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। सवाल क्या था, अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या हर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है बेटा? नो मैम। नहीं, आपके पास एनर्जी रेंज है 0 टू इंफिनिटी, वो डिपेंड करता है कोलिजन्स के ऊपर। हो सकता है कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट हुआ है, प्रॉपर तरीके से कोलिजन नहीं हुआ है। अगर एग्जैक्ट माने कि जितना एनर्जी आया और वर्क फंक्शन निकाल दो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके जा रहा है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। और देखिए एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, hc/λ, यानी जो आप यहाँ फॉल करा रहे हो वो वेवलेंथ, अगर आपको एनर्जी बढ़ाना है तो आपको वेवलेंथ उसका क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना पड़ेगा। समझ में आई बात? फिर आपके पास ये चीज हो गया। अच्छा, इसको हम 2-3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हो आप, hc/λ भी लिख सकते हैं ना, माइनस में यहाँ क्या लिख सकते हो, hc/λ0, ये आपके पास हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, पता है ना ये चीज? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, चलो एक क्वेश्चन करो कि आपके पास जो लैम्डा है, फोटोन जो आपने फॉल कराया है, उसका जो वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास है 1240 नैनोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बताओ। एक तो तरीका यही है कि h रखो, c रखो, कॉमन ले लो, 1/λ माइनस 1/λ0, ऐसे कर सकते हो आप।
ठीक है, और एच और सी और लैम्डा नोट की वैल्यू पुट करो, आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको नैनोमीटर में दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, 1240 divided by all upon 670 माइनस 1240 डिवाइडेड बाय में 1240, लगभग 1240। देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, कितना आएगा ये लगभग, बताइए। लगभग एक एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में आपको जूल में दे रखा हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। समझ में आ गया। तो कैसे, क्वेश्चन मुश्किल बहुत नहीं आता, लेकिन टाइम भी हमको बचाना होता है। मैम ये हाँ जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे 0 पॉइंट समथिंग में आएगा ना। देखो 1240 डिवाइडेड बाय 670 लगभग 2 बन रहा है, और ये आपके पास 1 है ही, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। ठीक है मैम। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर आंसर की बात कर रहे हैं हम। चले आगे। अब बात आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे पहले क्वेश्चन करो फिर। When photons of energy h nu falls on an aluminum plate of work function E naught, photoelectrons of maximum kinetic energy are ejected. If the frequency of the radiation is doubled, the maximum kinetic energy of the ejected photoelectron will be. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। शुभनम ने क्या, अरिहंत के से आपने क्या शेयर किया बेटा? मैम वो एक बुक है। अच्छा शबनम, मैं शुभनम पढ़ रही थी, सॉरी शबनम। शबनम। एक बुक तो मैंने सीयूईटी के आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है ना, सपोर्ट मटेरियल में। आप जहां से डिस्क्रिप्शन से ओपन करते हैं वहां एक बुक है, क्या वो उससे अलग है? अलग है तो मैं ये भी शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैम वो जो आपने बुक शेयर की थी वो शायद मेरे पास नहीं है। वो मैंने शेयर जो कर रखी है, वो आप जो डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करते हैं ना, उसके अंदर वो बुक डाली हुई है, ठीक है, वहां से चेक कर लेना। ओके मैम। उसमें तो अगर आपने ये क्लासेस लिया तो आपको समझ में आएगा कि आपने थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कर रखे हैं, उसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। हाँ जी भाई जल्दी बताओ कितना आएगा। मैम अपनी वर्क फंक्शन के बाद ई नॉट लिख रखा है। हाँ, वर्क फंक्शन को हम ई नॉट से, फाई नॉट से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट से, एच न्यू नॉट से, ये सब वर्क फंक्शन है। मैम सी होगा क्या? नहीं, देखो इतना देर की तो बात ही नहीं थी। मान लेते पहले काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आपका पहला चीज क्या होती है, एच न्यू, फिर आपके पास वर्क फंक्शन आता है जिसको हम लोग लेट्स से ई नॉट से ले लिए, ठीक है, यही चीज है। अब ये क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डबल, लेट्स से नई जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, प्लस में ये वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, राइट। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे एच न्यू प्लस में ई नॉट, ये चीज क्या है आपकी, क्या है बेटा, के, इनिशियल। ठीक है। तो के डैश नया कितना आ गया, एच न्यू प्लस में के। कितना आसान क्वेश्चन था, और इतनी देर लग जाती है, देखो सॉल्यूशन देख के लगता है ना तो बहुत आसान था। कई बार रास्ता नहीं मिलता
सॉल्व तो आप कर लोगे, जैसे ही आपको रास्ता मिल जाता है सॉल्व करना आपके लिए आसान है, आपने पूरा 12th कर लिया। रास्ता पिक करना मुश्किल होता है, और फिर एक रास्ते के वो जो आपने रास्ता चाहिए और अगर उसके अलावा किसी और पे आप ट्राई करो तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, इतनी ही बात होती है और इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं, आप सबको सब कुछ आता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू प्लस, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू एच न्यू प्लस में ई नॉट। अगर उसने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया मैंने, ठीक है, या तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, उससे भी आंसर आ जाएगा कि अब कितना डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है सबको? हाँ मैम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो एनर्जी और प्लस जो वर्क फंक्शन है दोनों ऐड हो जाता है। हाँ जी बेटा, नहीं क्या होते हैं आपके पास, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मैक्सिमम तो सब्ट्रैक्ट करके आएगी ना, यस मैम। ये तो आंसर तो पर आपका वही आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस भी कर रही हूँ, सॉरी माइनस भी कर रही हूँ, तो आपके पास ये प्लस और ये माइनस आएगा। सेकंड को दोबारा से लिख देते हैं, पीछे से ही लिखा था क्या मैंने, ये हो गया ये एच न्यू प्लस में एच न्यू माइनस में ई न्यू। अब ये तो वही आएगा आपके पास, के आंसर वही आएगा। तो के प्लस में एच न्यू, पीछे क्या लिखा था मैंने, पीछे ठीक लिखा था। माइनस में ही था मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? मैम चलो अब बात करते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब वही बात, आपके पास एक क्या था इधर, कैथोड, एक था आपके पास एनोड। एनोड को हम कलेक्टर बोलते हैं, कैथोड को हम क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई रेडिएशन आई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, अगर जो रेडिएशन आ रही है उसमें जो फोटोन है उनकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है तो दे आर एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अब मान लो इस सर्किट को मैं पूरा कर दूं तो भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास एनर्जी आएगी, यहाँ आएंगे और ये पूरा सर्किट में फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद स्पेस चार्ज रीजन हो जाता है आपके पास, ये रीजन जो है इसमें ऑलरेडी चार्ज आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने शुरू कर देते हैं, तो करंट जो है वो इफेक्टिव वे में फ्लो नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। हम यहाँ इसको पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, इन जनरल जो कहानी है वो ये है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब आपके पास जो रिपल्शन की वजह से अब वो नहीं आ पा रहे थे, तो क्या होगा, अब ये अट्रैक्शन, जब ये आप इसको पोटेंशियल देंगे तो वो आपका करंट जो है ग्रो करेगा, बढ़ेगा। अब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आना शुरू हो जाएगा, पर क्या वो बढ़ता ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो बाहर आ रहा है वो तो डिपेंड कर रहा है किस पे, कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यस आपके पास स्टार्टिंग में एक बार फोटो करंट जरूर बढ़ जाएगा, आपने एकदम से क्या करा, पोटेंशियल लगाया, उसने अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा और सर्किट से घुमाया, आपके पास चार्ज बढ़ा, चार्ज पर यूनिट टाइम बढ़ा, करंट बढ़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो आपका फिक्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो तो फिक्स इजेक्ट हो रहा है क्योंकि इंटेंसिटी को आपने नहीं बदला। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास कुछ देर बाद वो करंट सैचुरेट हो जाएगा, तो आपके पास एक ग्राफ बनता है ऐसे ही। चलो ग्राफ भी मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले आप ये देखो कि ये बात आपको समझ में आई कि कैसे आपका फोटो करंट एक बार इंक्रीज हुआ और कैसे फिर वो सैचुरेट हो जाता है, ये बात समझ में आई कि दोबारा सुनो। मैंने आपको बताया एक आपके पास कैथोड है, एक आपके पास एनोड है, तो अब यहाँ इस सरफेस के ऊपर आपने लाइट फॉल कराया, लाइट क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो कितना आपके पास यहाँ पर फोटोन गिर रहा है उसके हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनका नंबर जो है वो आपके पास, ये पोटेंशियल अगर मैं कर दूं ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, जो भी मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, तो इसका काम क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इस पूरे सर्किट में फ्लो कराएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, इधर जाने वाले बढ़ेंगे, तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन क्या 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, वो तो इंटेंसिटी जितना है पर सेकंड कितना फोटोन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो तो उसी पे डिपेंड करता है ना। यस मैम, इंटेंसिटी पे नहीं बढ़ रहा हमारे पास। ठीक है, स्टार्टिंग में क्योंकि आ नहीं पा रहे थे इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल लगा दिया तो अब वो आराम से आ पा रहे हैं, तो करंट बढ़ गया। तो इनिशियली करंट बढ़ेगा लेकिन कुछ देर बाद वो सैचुरेट हो जाता है। इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी, इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। यस मैम। क्लियर है ये बात सबको?
अब आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, अब आप इस एनोड को ना नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हो और इधर पॉजिटिव कर देते हो, तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको यहाँ रिस्ट्रिक्शन महसूस होगा, अब वो रिपेल होगा, वो जो आपके पास इधर जा रहा था वो पूरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तो अब क्या होगा बताओ, अब अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाती जाऊं, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक लेके जा रहा है। अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी तो सारे रुक ही जाएंगे। जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, उसको रोक दिया तो बाकी वाले जितने भी एनर्जी के वो तो वैसे भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के अपोजिट आप एक पोटेंशियल लगाते हैं इतनी ही एनर्जी वाला, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, वो फोटो करंट जो जा रहा था वो बंद हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन इनटू में वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, आपका सवाल हो सकता था मैम ये है कैसे, देखो ये वर्क डन ही तो है, ये क्या आपके पास वर्क डन, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट हो रहा है ये काम ही तो है, उसको रोका तो जा रहा है ना, उसकी स्पीड को डिक्रीज करना है, जितनी भी थी उसको 0 करोगे तो आप जितनी एनर्जी थी उसके अपोजिट एक काम किया ना आपने। तो आपने पढ़ा हो कि जो मान लो ये आपके पास कैथोड जो है 0 पोटेंशियल पे है और ये आपके पास मान लीजिए 10 पोटेंशियल पे, -10 पे, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो आपने देखा था अगर यहाँ से यहाँ आप चार्ज लेके आप लेके जाते तो वर्क डन होता था, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, वर्क डन बाय में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो तो यहाँ से वर्क डन निकल जाता है डेल्टा वी इंटू में ई डैश। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है, ये जो चार्ज इंटू में जो पोटेंशियल आपने लगाया दैट इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतना काम करना पड़ेगा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? मैम Yes, ma'am. यहाँ पे जो आपने बताया कि जब हम लोग उसको अपोज कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएगा ना, तो डायरेक्शन अपोज हो जाएगी, इसी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल आया हमारा। नहीं, इसको अपोज अभी जब आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना है, तो आप धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करोगे। अभी रुका नहीं है वो, अभी भी चल रहा है, ठीक है। आपने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आपका दोस्त आपको पीछे से खींच रहा है, तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी ना, हो गया नहीं, आपको एक अपोजिशन फेस करने को मिल रहा है। अब उसने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि आप रुक गए, वो जो फोर्स है, वो जो वर्क डन हुआ, उसको हम लोग पोटेंशियल की फॉर्म से निकाल रहे हैं। कैसे? जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय जो भी चार्ज को आपने रोका मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स, उस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था। आपने उसको रोकना है, आप ये समझ सकते हो आपने फोटो करंट 0 करना है। अगर फोटो करंट आपने 0 करना है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, तो बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे। इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, देखो बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। और मैम क्या कहते हैं वो प्लस माइनस चेंज करने की वजह से उसकी बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? डायरेक्शन अपोजिट नहीं, हमने डायरेक्शन तो जाना ही नहीं, हमने बस उसको स्टॉप करना है। नहीं, जो Minimum आपने magnitude of negative potential on anode with respect to cathode which can just stop photocurrent। समझ में आया? किसकी डायरेक्शन बोल रहे हो आप? मैम जो आपने एनोड कैथोड की पोजीशन सेकंड केस में जो चेंज करी है, इससे तो बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे नहीं है कि इसके आते ही सारे के सारे वापस मूव कर जाएंगे, ठीक है। वो धीरे 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 अपना मोशन है वो स्टॉप करेंगे, ठीक है। कुछ रिपेल होने लग जाएंगे और कुछ आपके पास क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, हमें वहीं तक लेके जाना है जहां पर वो रुक जाए। ओके मैम, ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका ग्राफ हो सकता है। पहली बात तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है माइनस में वर्क फंक्शन, यही था, दिस इज इक्वल टू ई इंटू में वीएस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, ई बाय में कैप स्मॉल ई माइनस में 5 बाय में ई, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा एनर्जी को आप लिख सकते हो एच सी बाय में लैम्डा इंटू ई माइनस में 5/e, दिस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है ना, y आपके पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x आपके पास 1/λ, और ये जो m होता है ये होता है स्लोप, ये क्या हो जाएगा एच सी बाय में e, ठीक है, प्लस में c, जो c है यहाँ पर क्या है बेटा, -φ0/e, तो इसको आप -φ0/e, तो ये आपके पास इंटरसेप्ट होता है,
जो वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, देखो अगर मैं वाई यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर लूं, 1/λ इधर लूं, ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा, स्लोप क्या है, देखो स्लोप है आपके पास पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, तो अक्यूट एंगल बनाना होगा HC/E, लेकिन एक इंटरसेप्ट है -φ/E, तो आप यहां से लेके जाएंगे इसको ऐसे, ये जो है ये है आपके पास φ/E, ठीक है, और ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। क्लियर है ये चीज सबको? स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। यस मैम। 1/λ, जैसे इधर लैम्डा बढ़ रहा है, आपका लैम्डा बढ़ रहा है तो इधर क्या हो रहा है, एनर्जी होता है HC/λ, एनर्जी ठीक है, तो HC/λ एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, यानी आने वाले फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, तो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ेगा, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है? क्लियर है सबको? और Yes, आपके ma'am. पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ये E- में φ, ठीक है, तो ये आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बताऊं कैसे होगा, मान लो ये इंटेंसिटी है और इधर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। बताइए अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या उनका एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी क्या, एनर्जी क्या था, एनर्जी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वो है फोटोन का एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके जा रहा है मैक्सिमम की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटोन बढ़ रहा है, लेकिन जो एनर्जी ऑफ फोटोन है और जो वर्क फंक्शन है वो तो नहीं बढ़ा, बढ़ा क्या, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैम एनर्जी तो नहीं बढ़ी। एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये है इंटेंसिटी और ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल। एनर्जी बढ़ती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। लेट्स से मैंने आपको अलग अलग 3 इंटेंसिटी दे दी, एक आई दे दिया, एक 2 आई दे दिया, एक 3 आई दे दिया, तो उससे क्या होगा आपके पास, उससे भी आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अगर हम इसकी बात, एक मिनट मेरे को ग्राफ चेक करने दो, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, ग्राफ तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अच्छा, ये आई बेटा फोटो करंट है, दिस इज फोटो करंट, ठीक है, और इंटेंसिटी में यहां दिखा रही हूं, मान लो आपने आई इंटेंसिटी लिया है कि आपने पर्टिकुलर जो लाइट है ऑफ पर्टिकुलर इंटेंसिटी आपने फॉल कराई है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास इजेक्ट होंगे वो आपके पास फिक्स हो गया कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है फोटो करंट और पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड में किया है। तो अब बताओ क्या आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यस मैम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, VS से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, लेट्स से मैंने 3 इंटेंसिटी ले ली, एक आई, एक 2 आई, एक 3 आई, तो क्या आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ तभी बदलेगा जब आने वाले फोटोन का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव आपको करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं आई की बात कर रही हूँ और 2 आई की बात कर रही हूँ, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो यस फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद सैचुरेट हो जाता है, तो ये मान लो आपका कुछ ऐसे ऐसे आ गया, और ऐसे ही 2 आई के लिए ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ये आपके पास फोटो करंट है, ये फोटो करंट है इधर, और ये आपने वो पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। समझ में? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ अब आप जा रहे हो तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस तरफ आप जा रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव है। तो इधर अगर आप इधर आप बात करोगे पोटेंशियल अगर आप बढ़ाओगे तो यस थोड़े टाइम के लिए करंट बढ़ता है, लेकिन फिर आपके पास वो सैचुरेट हो जाता है। अगर आप पीछे बात करें, अगर उसको नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट आता है ये वाला जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल VS है और वो करंट 0 हो जाता है।
ठीक है, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और पीछे जाते हैं अगर हम एनोड को नेगेटिव कर देते हैं तो आपके पास वो फोटो करंट जीरो होने लग जाता है। और कहाँ जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। अब मुझे आप एक ग्राफ प्लॉट करके बताओ किसमें आने वाले फोटोन का एनर्जी अगर मैं बढ़ा दूं तो मुझे, और इंटेंसिटी में सेम रखूं, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगी दोनों के लिए। मान लो एक म्यू1 फ्रीक्वेंसी है, एक म्यू2 फ्रीक्वेंसी, और म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 है, तो नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करने के लिए ग्राफ बना सकते हो आप फोटो करंट में, और किसमें बनाना है, V, फ्रीक्वेंसी। पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हम फोटो करंट सेम रहेगा और स्टॉप पोटेंशियल अलग अलग होगी, जिसका Yes, तो म्यू अब नॉट yes, ज्यादा है उसके लिए ऐसे हो जाएगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा Yes, नंबर म्यू1 के लिए, और आपके पास, और ऐसे ही फोटो करंट ये सेम रहेगा कुछ ऐसे, ये आ जाएगा। समझ में आई बात अब, ग्राफ गलत। रिपीट करो। हाँ जी, खुशी ने क्या पूछा है, सब रिपीट कर दो, Repeat। एक्चुअली कॉल आ देखो सुनो, नीचे रखा है पोटेंशियल, इस तरफ रखा है आपने फोटो करंट, ठीक है, आगे की तरफ है पॉजिटिव पोटेंशियल, पीछे की तरफ आप समझ लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अभी हमने बात करी जब स्टार्टिंग डिस्कशन हमने शुरू करा कि फोटो करंट जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इंटेंसिटी बढ़ा दो। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आपका जो करंट है, पॉजिटिव पोटेंशियल अगर आप लेके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ टाइम के लिए करंट बढ़ा। लेकिन इंटेंसिटी नहीं बदलोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज थोड़ी कर रहा है, वो तो नंबर फिक्स है ना, तो थोड़ी देर बाद वो करंट सैचुरेट हो जाता है। समझ में आया कि अब वो आराम से चलता रहेगा, जितने दो आ रहे हैं दो चले गए, दो आ रहे हैं दो चले गए, वो इंक्रीज नहीं करेगा। समझ में आई। अब अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल करती हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल करने का मतलब है कि मैं इसको स्टॉप करना चाहती हूँ, फोटो करंट जीरो करना चाहती हूँ, तो कितना मेरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, वो आपने पीछे देखा एक्स एक्सिस में दिखा रखा है कि वहां फोटो करंट जीरो हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और अगर अब बात करते हैं हम लोग, अगर आने वाला फोटोन जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल और लगाना पड़ेगा। तो ये म्यू1 और म्यू2 के लिए दिखाया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फोटो करंट सेम है अगर इंटेंसिटी सेम है तो, ठीक है। ओके मैम। तो इंटेंसिटी बदलेगा तो आप दिखाएंगे ऐसे, और इंटेंसिटी सेम है तो ऐसे। फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो दिखाएंगे आप आगे पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा तो एक ही जगह पे दिखाएंगे। इनिशियली आपको इसको इंक्रीज करके दिखाना है पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वो एनोड तो बढ़ेगा, और फिर आपके पास ये सैचुरेट हो जाता है। क्लियर है सबको। तो ग्राफ सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन 100% एक दो तो जरूर जरूर आएंगे। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन करो सभी बच्चे। When a metallic surface is illuminated with radiations of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiations of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. Threshold wavelength for the metallic surface कितना होगा? Stopping potential पे ही न्यूमेरिकल है ये, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। भास्कर समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अभी चेक करते हो इस क्वेश्चन के बाद में तुम्हें कितना समझ में आया। एक क्वेश्चन देती हूँ।
ये जो पट्टी वाला इमोजी भेजा है ये तो तब मिलेगा ना जब क्वेश्चन नहीं निकालोगे फिर पिटोगे, तब भेजना था। मैम आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो फॉर्मूला बताया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E इंटू V। यहाँ तो लैम्डा वगैरह दे रखा है। कर लो फिर इसको hc बाय लैम्डा पुट कर लो बेटा। समझ गए, हम समझ गए। पहला केस में क्या है, पोटेंशियल V है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट केस आपका यही बन जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। सेकेंड केस में उन्होंने क्या करा, वेवलेंथ 2 लैम्डा कर दिया और पोटेंशियल V बाय 4 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, V बाय 4 और वेवलेंथ आपने डबल कर दिया आने वाली फोटोन का, एच सी बाय में लैम्डा नॉट। अब आपको जो चाहिए ना वो चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आंसर में आपको कहीं पर भी V दिखाई दे रहा है? पोटेंशियल तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा नॉट और लैम्डा में रिलेशनशिप चाहिए। तो क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, V को एलिमिनेट करना पड़ेगा। D आया है, किसका आया है D? आई थिंक D ही था आंसर, यस, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 लैम्डा। वेरी गुड अनुष्का एंड तौशिका। आपको एलिमिनेट क्या करना पड़ेगा, V को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 4। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EV इज इक्वल टू एच सी बाय में 2 लैम्डा, सॉरी 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे सिर्फ लैम्डा बचेगा, और ये हो जाएगा 4HC बाय में लैम्डा नॉट। और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो और बताओ क्या आंसर, ये नहीं आ रहा क्या? बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? कहते हैं धक्के से हाँ मरवा रहे हो, निकालो। मेरे से आ गया। आ गया, ठीक है। तो आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जो आपने वेवलेंथ उस पे इल्यूमिनेट जिससे कराया है। कैसे है? कैसे आया, इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। लेट्स से मैंने इसमें से आपको यहाँ यही करके दिखा देते हैं, ये आया EV इज इक्वल टू HC बाय में लैम्डा माइनस में HC बाय में लैम्डा नॉट, ये पहली इक्वेशन थी। सेकंड आगे मल्टीप्लाई बाय 4 करके EV इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ HC बाय में लैम्डा माइनस में 4HC बाय में लैम्डा नॉट। अब यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये तो सारा जीरो हो गया ना, इधर लिख रही हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस HC बाय लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा 4HC बाय लैम्डा नॉट माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3HC बाय में लैम्डा नॉट। अब ये इधर ले जाओ, HC बाय में लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 3HC बाय में लैम्डा नॉट। तो HC से HC कट गया, तो लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा। आई बात अब समझ में? तो देख लेना क्या एलिमिनेट करना है, क्या निकालना है। आगे चलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं थोड़ी सी। क्या होती है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है कि एक मैटर एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, एक पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, यही तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फंडा है सारा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? H by P। H बाय में mv, ठीक है। अगर मोमेंटम की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, H by P। H बाय P। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, √2 K m। K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और मैं पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, EV नॉट S। आप क्या रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह QV, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटी मोटी चीजें बता रही हूँ जो मे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी जल्दी चीजें सॉल्व होंगी। जैसे अगर मैं लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, और लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो आप सीधा क्या पुट कर सकते हैं, 12.3 बाय में √V। V आपके पास है वोल्ट में, ठीक है। और अगर लैम्डा फॉर प्रोटॉन की बात करें, लैम्डा फॉर प्रोटॉन और लैम्डा आपको दे रखा है इन एंगस्ट्रॉम, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.286 डिवाइडेड बाय में √V।
V क्या है आपके पास वोल्ट में। और अगर मैं बात करूं लैम्डा फॉर किसके लिए, अल्फा पार्टिकल, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा आपके पास 0.101 बाय में रूट। याद कर लो क्योंकि आपको नहीं तो सारी चीजें H वगैरह C वगैरह सब पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो V इज इन वोल्ट। समझ में आया? ठीक है, 12.3 बाय में अंडर रूट V, 0.286 बाय में अंडर रूट V। ठीक है, फिर आएगा 0.101 बाय में अंडर रूट V। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अल्फा का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए फिर इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ? बताइए। लैम्डा और पी में क्या रिलेशनशिप है? मैम ए। इनवर्सली का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इस फिगर को क्या बोलते हो आप? क्या है ये? रेक्टेंगुलर Rectangular। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला कीजिए। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 100 किलोवोल्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड। बताइए। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस बताए हैं, उनको यूज करो, या अब यही हो जाएगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर accelerated by a voltage of 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, the de Broglie wavelength associated with the electron would decrease करेगा, increase करेगा, कितना time decrease increase करेगा? Sometimes decrease होगा। 2 times, decrease by 2 times, yes. तो आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, क्या किस में दे रखा था आपको? ये किलोवोल्ट। ठीक है, ये भी किलोवोल्ट। तो लैम्डा का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने किया है क्या? 12.3 बाय में अंडर रूट वी। 12.3 बाय में अंडर रूट वी। ठीक है, अब इसमें पुट करना है आपको। पहले आप 25 के लिए पुट करें, फिर आप 100 के लिए पुट करें, और फिर देख सकते हैं आप कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो जो आंसर बताया, किसने बताया था अभी? डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। किसी का नहीं निकला हो तो बता दो। मैम एक बार फॉर्मूले वाले स्लाइड दिखा देना। यस मैम, थैंक यू। जब आप दो चीजों का मैम इस वाले में तो जो पोटेंशियल दिया है वो किलो में दिया हुआ है ना? तो किलो में आप देखो, जब आप कंपेयर कर रहे हो ना, जब आप रेशियोज ले रहे हो तो यूनिट्स का हमको पंगा नहीं होता। ऊपर किलो आएगा, नीचे किलो आएगा, वो कट जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको एक का निकालना होता तो आप देखेंगे उसमें यूनिट को वोल्ट में रखेंगे। अब जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं लैम्डा 1 12.3, वोल्टेज कितना है? अंडर रूट 25 इंटू 1000 कर लो, वोल्ट, यही होगा ना। और लैम्डा 2 12.3 बाय में अंडर रूट 100 इंटू 1000। यस मैम। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं कि कितना इंक्रीज डिक्रीज किया, आप क्या कर रहे हो? उनको डिवाइड कर रहे हो, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा। तो रेशियोज जहां आती हैं तो किलो वगैरह है, मिली है, माइक्रो है, वो आपको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट आप हैबिट आई थिंक फॉर्म कर चुके हैं कि वो पुट करते हैं, उससे आपकी गलतियां नहीं होंगी, तो आप पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, 1000 से 1000 कटेगा। अंडर रूट 25 कितना आएगा? 5। तो ये नीचे आएगा 5, ऊपर जाएगा 10। लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो आपके पास लैम्डा 2 क्या हो रहा है? लैम्डा 1 का आधा हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। समझ में आया? कर लोगे अभी? देखो कितना इजी हो गया, नहीं तो हम लोग निकालने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पर। यहाँ तो खैर रेशियोज में तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी चलेगा, वो चीजें कटी जाती है, HC वगैरह तो कटी जाएगी। आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा एटम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मुझे बताइए, जब एटम की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो आते हैं बंदे वो है डाल्टन। वो क्या कहते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिस्ट्रिक्टेबल पार्टिकल है। उसके बाद आते हैं आपके पास थॉमसन। थॉमसन कहते हैं, थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग, जिसमें वो आप तरबूज वाला जो करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास उसमें एम्बेडेड है।
और पूरा वो एक एटम की तरह काम कर रहा है। फिर आपके पास आता है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने काफी काम किया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक उन्होंने फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम है ये, एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर इसका 4 होता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयनाइज होता है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो 4 माइनस में 2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल देते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है? एक अल्फा पार्टिकल बन जाता है। क्लियर है सबको? अच्छा, एटॉमिक मास में क्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है चीज सबको? तो अब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया एक फॉइल के ऊपर और इसके साथ इधर ऐसे एक चैम्बर लगाया गया जिसमें हम लोग सारी रीडिंग्स लेंगे। क्या हुआ? मोस्टली, फर्स्ट केस था मोस्टली पास थ्रू, सीधे चले गए वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल, ठीक है। और थर्ड, रेयरली मिलियंस में कोई एक जो है वो बाउंस बैक कर गया, ठीक है। इसको हम कैसे? ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक। ओकेजनली अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक। तो ये जब सारा स्टडी किया गया, सारी चीजें देखी गई, तो एक मॉडल निकल के आएगा भाई न्यूक्लियस तो है सेंटर में, क्योंकि अल्फा को अगर वो वापस आ रहा है ना, इसका मतलब बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हुआ और ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो गया वो एक तरीके से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक लोगों ने सवाल कर दिया, भाई ये इलेक्ट्रॉन तो है वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो घूम रहा है, वो एनर्जी एमिट करेगा और कुछ देर बाद वो स्पाइरल होकर न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड के पास इसका आंसर नहीं था। तो हमारे पास नए साइंटिस्ट जो आए वो थे बोहर। बोहर ने जो मॉडल दिया उससे ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ, ठीक है। वो क्या कहते हैं? बोहर मॉडल क्या कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये यहाँ करते हैं हम लोग, मेरा बोहर मॉडल क्या कहता है कि बोहर मॉडल प्रपोज द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस मॉडल इज आल्सो एप्लीकेबल टू सम लाइटर एटम्स विद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने बोला कि जो कोई हाइड्रोजन लाइक एटम्स है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो आउटर ऑर्बिट में, जैसे हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ या बोरोन 4+ हो गया। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Z/E, ठीक है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कितना चार्ज हो जाएगा? +ZE लिख सकते हैं हम लोग। दिस मॉडल रिमूव द डिफिकल्टी इन रदरफोर्ड्स मॉडल बाय अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके वो स्पाइरल वाला जो था उसका जवाब दिया। इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दीज ऑर्बिट्स दे डू नॉट एमिट रेडिएशंस। फिर वो ये बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम का वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m/v/r। अब मान लो वो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें उसका वेलोसिटी क्या है और उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है? दिस इज इक्वल टू n/h/2π, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। vn ऑर्बिट स्पीड है, rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर एक चीज और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ये तो प्लस होता है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। वो घूम रहा है, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता है। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज को जब सॉल्व किया गया तो जो फाइनल रिजल्ट आए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, L = mvr = n/h/2π, और एक जो आगे आ रहे हैं कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट का। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स का। अगर हाइड्रोजन है तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सॉरी z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फिर किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो आप वो पुट कर सकते हो, जैसे n की वैल्यू जो है 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू n² बाय में z इंटू a0, और a0 का जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए, ये याद होने चाहिए, जो मैं स्टार में कर रही हूँ ना ये आप याद कर लो,
इससे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो आर एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय में जेड इंटू ए नॉट, ए नॉट क्या हो जाएगा 0.529 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। तो आर का वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर बाय में जेड हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये वैल्यू याद कर लो बेटा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो इन्हीं बहुत मॉडल पे जो स्टार में मैं मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं आने वाले, ठीक है। तो एम वी आर इक्वल्स टू एन इंटू में एच बाय 2 पाई। फिर जो रेडियस है, ये सब सारी चीजें सॉल्व करते हैं, वो तो हमारे पेपर में आना नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है, हमको तो चाहिए रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आर एन, जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, जिस भी आप एलिमेंट की एटम की बात कर रहे हो, जैसे लिथियम की बात करो तो लिथियम के लिए जेड का वैल्यू आप अलग पुट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए आप अलग पुट करेंगे, ठीक है। एन जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो वो पुट करेंगे, तो एन स्क्वायर बाय में जेड इंटू ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू 0.529, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाय में जेड। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, रेडियस एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो आपके पास v, रेडियस तो देखो मैंने बता ही दिया आपको, रेडियस तो ये होगा हाइड्रोजन लाइक एटम में 0.529 एन स्क्वायर बाय में जेड। फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होगा, z बाय n इंटू वी नॉट। वी नॉट का वैल्यू कितना होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आप देखेंगे कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो या एटॉमिक नंबर कह लो, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसका जो मेजर रिजल्ट है वो ये है, जिससे ये बनाया गया है सॉल्व करके, ये वाले जो है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला जो रिजल्ट है, ये इन्हीं से बनाया गया है। तो जो मेजर रिजल्ट था आर का वो था एन स्क्वायर बाय में जेड इंटू में एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। तो इसके लिए एक बहुत फेमस सा शॉर्टकट है, वो क्या था, ये कैसे है, ये है एच एच, ये है हरिहरन, हरिहरन, फिर आपने लगाया ये डिवीजन का सिंबल, 4 पाई 2 ले आए, मकई 2 ले आए। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि हरिहरन डिवाइड 4 पाई 2 ले आए और मकई 2 ले आए। तो एक तरीका है याद करने का, वैसे इससे क्वेश्चन ज्यादा मुझे लगता नहीं आएगा। इसी को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये 0.529 आपने रखा है ना, ये आता है। क्लियर है सबको ये चीज, यहाँ तक किसी को भी डाउट? तो दो फॉर्मूले, रेडियस और वेलोसिटी का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स की हम बात करें, इन जनरल दोनों फॉर्मूले निकालिए, फिर अब कोई भी पूछ लो, चाहे हाइड्रोजन पूछ लो, लिथियम पूछ लो, बेरिलियम पूछ लो, बोरॉन पूछ लो, कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दो, आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस मैम, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एनर्जी जो है nth ऑर्बिट की, वो आप कैसे निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स? वो होता है E1 डॉट जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर, और E1 का वैल्यू कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो, ठीक है। ये आपके फर्स्ट स्टेट है, n इक्वल्स टू 1, आप इसको ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो n का वैल्यू फर्स्ट, देखो n हाइड्रोजन की बात करें, आप एक इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 1 ले लो, z का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। आगे आप चले, अगर हम इन जनरल लिखें टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये तो हो गया टोटल एनर्जी, ये हो गया फर्स्ट का जो आपने निकाला ना। अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो आपके पास ये फर्स्ट का आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक रिलेशनशिप है। जैसे टोटल एनर्जी तो ये है, काइनेटिक एनर्जी इसी का पॉजिटिव होता है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन दोनों से बनती है ना, कि आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये बनना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, -27.2 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। समझ में आई है बात? क्लियर है? देखो टोटल है -13.6, मैं बोल रही हूँ काइनेटिक एनर्जी का साइन उल्टा कर दो, प्लस 13.6, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी -27 लेना पड़ेगा, कि इसमें अगर आप 13.6 पुट कर रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाए। ई टोटल क्या होता है, ई काइनेटिक प्लस में ई पोटेंशियल। तो एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? दोनों सेम है, बस साइन उल्टा है, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ओके, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीन, अच्छा ये तो मैंने करा ही दिया आपको। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आया था, ठीक है। रेडियस ऑफ
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। रेडियस में क्या आया था n स्क्वायर के डायरेक्टली proportional to n square. n स्क्वायर, और एनर्जी में क्या आया था Inversely proportional to Inversely n square. proportional to n square. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। फॉर्मूले से इधर उधर तो जाएंगे ही नहीं, तो बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, एंड रेडियस की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंड एनर्जी की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपको एज इट इज याद करना है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट वाला ले लो। ले लिया मैम। जैसे अगर मैं आपको दूसरा एलिमेंट दूं, दूसरा एलिमेंट अगर दूं, तो आप कहाँ क्या पुट करोगे। क्वेश्चन देखा था मैंने, मान लो मैंने आपको दे दिया हीलियम पॉजिटिव, He पॉजिटिव, तो अगर आप निकालेंगे तो E1 निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जो एनर्जीज है वो निकाल सकते हैं इससे। यस मैम। ठीक है, जो भी आपको Z का वैल्यू गिवन हो, जो भी आपको N का वैल्यू गिवन हो, आप वो पुट कीजिए, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो आपको 4 मैं वैल्यूज नोट डाउन करा रही हूँ, ये याद कर लेना। जैसे फर्स्ट की बात करें, हम ये बात करें स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आपके पास होगा 2, n इक्वल्स टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये आगे आपके पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा, n इक्वल्स टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ये ऐसे ध्यान रखना, अगर आपको एक्साइटेड स्टेट में बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक वैल्यू ज्यादा है, n इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो गलती नहीं करना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करें ग्राउंड के लिए, ये आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कितनी टोटल एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आगे बात करें तो आएगी आपके पास -3.40। आप पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या करना है, आपको 1 पुट करना है, और z का वैल्यू 1 पुट करना है, तो आपके पास ग्राउंड स्टेट आ गया। n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे और z का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करके ये जो है आंसर्स आएगा। अगर याद भी नहीं हो तो आप निकाल भी सकते हो। तो ये -13.6, ये -3.40, ये आएगा -1.51। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। ये एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगले का आपके पास आ जाएगा -0.85। ठीक है, उससे अगले का -0.54। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अब देखो आप एनर्जी निकाल सकते हो। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करके टोटल एनर्जी बताना कितनी आएगी। यहाँ पर फर्स्ट से अगर सेकंड में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, 10.2 10.2 याद कर लो इसको, कि फर्स्ट से अगर आपको जाना है तो कितना लगेगा, 10.2। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट से थर्ड में जाना है कितना लगेगा, निकालो जरा। फर्स्ट से अगर आपको थर्ड में जाना है, 12.09। यस 12.1 मैंने सही लिखे ना, -13.0। ठीक है, याद कीजिए 12.1। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा फर्स्ट से अगर आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12.89। ठीक है, और आप इनके बीच में भी निकाल सकते हो। 12.1 में से 10.2 माइनस कर दो, आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। एनर्जी कितना आएगा ये बताओ, कितना आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड 1.89 आ गया।
ऐसे ही आप थर्ड से फोर्थ का निकाल सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, फिर आप निकाल सकते हो सेकंड से थर्ड का। ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड से थर्ड का भी आ जाएगा ऐसे 0.86। ठीक है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। आपको तीन मेजर पता होनी चाहिए, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से ये आपने नंबर की बात कर रही हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करी। जैसे अगर मैं बोलूँ ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसको याद कर लो, ये आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी जो हम डेल्टा ई से लिखते हैं, डेल्टा ई टोटल जो एनर्जी है दो लेवल्स के बीच में, वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहां तक आप याद करके आइएगा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी जो पूरे मॉडल्स वगैरह से रिलेटेड है, सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक बचा है वो, और प्लस न्यूमेरिकल्स। ओके मैम। तो यहां तक आप करके आइएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो पास्टन ब्रैकेट फंड वाला जो टॉपिक है वो एक बार रिवाइज कर लेना, और एक ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये करके देख लेना, फिर मुझे बताना आपका आंसर आया कि नहीं आया। अभी ये तो मैंने आपको कराया था। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -13.6 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना होगा? चलो ट्राई करके आना आप इसको। ओके मैम। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं आज हम, बाकी अगली क्लास में। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी हैं वैसे तो। यस मैम।